हेलो दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिस्ट्री आर्य कंपटीशन और इसके अंदर हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, जो कि आर्य कंपटीशन बुक है उसके थ्रू कंप्लीट करेंगे कंप्लीट हिस्ट्री को। तो आपको भी अगर फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर इंडियन हिस्ट्री आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार आज ट्राई कर रही हूँ, अगर ये सब कुछ सही रहा तो हम सबसे पहले पेज वाइज डेली ऑलमोस्ट इसके पेज नंबर 50 से टॉपिक स्टार्ट होते हैं एग्जैक्ट, तो हम टॉपिक वाइज उनको स्टार्ट करेंगे। और जब एंशिएंट कंप्लीट हो गया, बढ़िया तरीके से अपनी सभी क्लासेस चलती रहेगी, तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बिना देरी किए एक बार स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य दो प्रकार के साहित्य होते हैं। जब अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो ब्राह्मणेतर साहित्य हैं जिसमें जैन और बौद्ध साहित्य है वो आते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है जिसका नाम है त्रिपिटक, और इनके नाम तीन पिटक। सबसे प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में एक नहीं तीन ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ का नाम सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक है, और ये तीनों ही किस लैंग्वेज में है? पाली लैंग्वेज में है। तो सबसे प्राचीन जो बौद्धों का ग्रंथ माने तो त्रिपिटक को माना जाता है, और उसमें तीन पिटक आते हैं। सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम पिटक आता है, और तीनों ये किस लैंग्वेज में है? तो पाली लैंग्वेज में है। त्रिपिटक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रिस डेविड्स ने। रिस डेविड्स जो है उन्होंने त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया था। त्रिपिटक 3 बार कौन पीटते हैं? डेड पीटते हैं। तो रिज यानी रोज दिन में 3 बार। त्रिपिटक यानी 3 बार पीटते हैं कौन? डेड यानी डेविड याद रखना है आपको। इन्होंने बुद्धिस्ट इंडिया में प्रयोग किया है, तो इनकी बुक है बुद्धिस्ट इंडिया। इसके अंदर रिज डेविड ने त्रिपिटक, अब आपको ये तो याद रह ही जाएगा क्योंकि त्रिपिटक है वो ग्रंथ है किसका? बौद्धों का है, इसीलिए इनकी बुक का नाम क्या है? बुद्धिस्ट इंडिया है। और इसके अंदर रिज डेविड्स ने इस त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया है। और त्रिपिटक यानी रोज कौन पीटते हैं? डेड पीटते हैं। यानी त्रिपिटक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? डेविड्स ने किया है, और बुद्धिस्ट इंडिया बुक के अंदर किया है। आगे त्रिपिटकों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध श्रीलंका के शासक वत्तगमनी की देखरेख में किया गया था। तो त्रिपिटकों को सबसे पहले लिपिबद्ध है वो किसके द्वारा किया गया था? वत्तगमनी, एक जो है श्रीलंका का शासक था, उसकी देखरेख में किया गया था। सुत्त पिटक क्या होता है? सुत्त पिटक बुद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह। बौद्ध जो धर्म है या बुद्ध महात्मा बुद्ध थे, उनके धार्मिक विचारों और वचनों का जो संग्रह है, उनके जो बातें उनके विचार है वो संग्रह है, वो सुत्त पिटक कहलाता है। और सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ भी कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक है। सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ पिटक है वो भी सुत्त पिटक है। उसके बाद में इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो किसे? सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है वो भी कहा जाता है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। दीर्घ निकाय हैं, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। तो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। पहले 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुदक निकाय है वो पद्यात्मक है। तो 4 तो है वो गद्यात्मक यानी वर्णन वार्तालाप के रूप में है। 4 स्टार्ट के जो निकाय हैं, और लास्ट जो खुदक निकाय है वो कैसा है? पद्यात्मक निकाय है। ठीक है, तो 5 निकाय हैं। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। जिसमें खुदक है वो पद्यात्मक है, बाकी सभी गद्यात्मक है। महापरिनिर्वाण सूत्र दीर्घ निकाय का हिस्सा है, जिसमें महापरिनिर्वाण एक सूत्र है जो कि दीर्घ निकाय के अंदर वर्णन किया हुआ है। महापरिनिर्वाण क्या था? महात्मा बुद्ध का जो स्वर्गवास हुआ था उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। सॉरी। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि अजातशत्रु बुद्ध के बारे में कहते हैं कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे। अहम भी क्षत्रिय, भगव भी क्षत्रिय, अहम भी अस्टिको, भगव भी अस्टिको। जब महात्मा बुद्ध है उनकी अस्थियाँ का जो बंटवारा होता है, जैसे कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध है उनके शरीर की अस्थियाँ और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सभी को पार्टीशन करके 8 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग इंडिया के अंदर 8 जगह स्तूप है वो बनाए गए थे। तो उसके अंदर उस टाइम में जब उनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम में जो इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो एम्पायर थे वो थे अजातशत्रु। तो वो भी कहते हैं कि मैं भी उनका मतलब उपासक हूँ और मुझे भी उनकी अस्थियाँ या मिलनी चाहिए, मुझे भी उनका स्तूप बनाना है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि भगवान बुद्ध वो भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय कुल का हूँ, इसीलिए उनकी अस्थि अवशेषों के अंदर मुझे भी अंश मिलना चाहिए। और इसीलिए वो कुछ बोलते हैं कि अहम अपी अस्टिको, भगवपी अस्टिको, और अहम अपी क्षत्रिय, भगवपी क्षत्रिय। दीर्घ निकाय के अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के अंतिम उपदेश, आनंद के साथ संवाद और कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। दीर्घ निकाय जो है 5 निकायों में से, तो दीर्घ निकाय के अंतिम भाग के अंदर
महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं। आनंद के साथ उनका शिष्य था, उनके साथ में संवाद और कुशीनगर जो अंतिम टाइम में वो जाते हैं वहाँ की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी, ये जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी बुक है वो लिखी थी। दीर्घ निकाय पर बुद्ध घोष की पुस्तक कौन सी है? सुमंगल विलासिनी। उस बुक नामक टीका है वो लिखी थी बुद्ध घोष ने। सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय के ऊपर आधारित है। पुस्तक तो जो कोई मतलब व्यक्ति खुद रचित करता है तो उसे पुस्तक कहते हैं, जबकि ये टीका होती है किसी पुस्तक के ऊपर कोई उसको संक्षेप में या उसको और एलेबोरेट करके या फिर उसको मतलब अपनी लैंग्वेज में या कैसे भी उसको आसान भाषा में ट्रांसलेट करना, उसको अपने बोल देते हैं टीका। उसका सार या निचोड़ ट्रांसलेट नहीं होता इसमें ओनली, जबकि सार या कुछ इस टाइप की बातें होती है। तो इसी टाइप से बुद्ध घोष ने क्या करा? सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी थी दीर्घ निकाय को आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए। उसके बाद में आता है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय की टीका है जिसका नाम है पपंच सूदनी। संयुक्त निकाय की टीका है सारथ पकासिनी, सांख्य पकासिनी। और अंगुत्तर निकाय की टीका है मनोरथ पूर्णी। अभी अपने को एक याद रखने, दीर्घ निकाय के ऊपर टीका लिखी थी सुमंगल विलासिनी और ये पेपर में पूछी जा चुकी है, बुद्ध घोष की लिखी हुई है। उसके बाद में आता है बौद्ध ग्रंथ। दीर्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रूसो की है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है ये शायद रूसो का है। और ये जो सिद्धांत है ये बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अंदर भी दिया गया, जिसके अंदर बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति है वो कैसे होती है। मध्यम निकाय में वर्णित है कि प्रसेनजित ने बुद्ध के बारे में कहा था, ये प्रसेनजित के बारे में कहते हैं, वो उसमें थोड़ा अलग लाइन होती है, अहम अपी खत्तीय करके कुछ उसमें बोला जाता है, जय वर्ड से उसमें कुछ लाइनें स्टार्ट होती है। हाँ, तो यहाँ पे प्रसेनजित है वो कुछ इस टाइप की बात बोलते हैं कि भगवती कौशल को, अहम अपी कौशल को, कि भगवान भी हैं वो भी कौशल के हैं महात्मा बुद्ध, और मैं भी कौशल का हूँ, अहम अपी 80 को, मैं भी 80 साल का हूँ और महात्मा बुद्ध है वो भी 80 साल के हैं। तो ये प्रसेनजित के बारे में बात है वो आती है। उनके बारे में जो बात है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर एग्जैक्ट आपको बताऊँगी, सो डोंट वरी। ये अपने ये आज एक पेज नंबर किया है, इसके अंदर 43 है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, पेज नंबर आ गया है 44। अभी जो बातें हैं वो उनको अपने को लाइटली मतलब रीड आउट करना है, क्योंकि ये काफ़ी डीप बातें हैं, एक बार में समझ में भी नहीं आएंगी। तो जो इम्पोर्टेंट लगता है अपने को, जो पहले से मेमोराइज़ किया हुआ है, उनको बस एक बार रीमेमोराइज़ करना है, और बाकी कुछ चीज़ें जो बहुत नहीं है उनको एक बार बस पढ़ के छोड़ देना है। वापस अपने वीडियो पढ़ेंगे, वापस वीडियो देखेंगे तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। सॉरी। मध्यम निकाय में बुद्ध और महावीर स्वामी की भेंट का वर्णन है। जातक कहानियाँ खुदक निकाय का हिस्सा है। जातक कहानियाँ क्या है? महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनको जातक कहानियाँ कहा जाता है। और जातक कहानियाँ हैं ये किस निकाय के 5 निकायों में से किस निकाय में वर्णित है? तो ये खुदक निकाय में वर्णित है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों की रचना का आरंभ ईसा पूर्व 1ली सदी में हुआ था। जातक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। संख्या इनकी 550 है। तो जातक जो ग्रंथ हैं वो किस निकाय का हिस्सा है? खुदक निकाय का हिस्सा है। इसमें क्या? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं और इनकी रचना का आरंभ ईसा पूर्व 1ली सदी में हुआ था। और ये गद्य पद्य दोनों के अंदर है। इनकी संख्या कितनी है? 550 है। ठीक है। उसके बाद में बात करें अपने, तो बुद्ध के ज्ञानी और करुणा के रूप का वर्णन जातक कथाओं में ही है। कैसे वो महात्मा बुद्ध ने जीवों के प्रति करुणा दिखाई थी। और शायद एक कहानी मेरे याद आ रही है, एग्जैक्ट तो नहीं, जो कि 12th की पुरानी वाली NCERT की ड्राइंग की बुक में होती थी, जिसके अंदर एक राजा होता है, उनकी रानी होती है, उनको हाथी दांत की कोई चीज़, शायद कंगा या कुछ नेकलेस वगैरह बनवाना होता है हाथी दांत का। तो महात्मा बुद्ध है वो उस टाइम में हाथी होते हैं, तो उन महात्मा बुद्ध का शिकार करके वहाँ से लाया जाता है। और महात्मा बुद्ध है वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करके और जो हाथी दांत है वो अपने देते हैं उन रानी को, और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस टाइप से काफ़ी करुणा में उस कहानी के अंदर रचना की हुई है। और उसमें कुछ इस टाइप से भी बताया हुआ है कि शायद जो रानी थी वो महात्मा बुद्ध की प्रेयसी थी,
उनको भी जब उनकी डेथ होती है उस हाथी की, मतलब महात्मा बुद्ध की, तो उनको वो स्मरण होती है बातें कि कैसे ये मेरे पति थे और इन्होंने मेरे लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए और मैंने एक तुच्छ सी चीज़ इनसे मांगी और इनकी वजह से इनको प्राण खोने पड़े। तो इस टाइप की बात है वो उसके अंदर वर्णन की हुई है। नेक्स्ट अपने देखते हैं खुदक निकाय। खुदक निकाय में अन्य कई ग्रंथ है जैसे कि खुदक पाठ है, धम्मपद है, सुत निपात, विमान उत्थु, थेरी गाथा। थेरी गाथा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। बुद्ध वंश है, धम्म पद बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है। धम्मपद जो है यानी धम्मपद है किसके, खुदक निकाय के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट है जिनका नाम क्या है, धम्मपद है। और धम्मपद है इन्हें बौद्ध धर्म की गीता कहा गया। किसे, धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा गया है। विनय पिटक, सुत पिटक के बाद में विनय पिटक आ गया। तो विनय पिटक इसमें क्या होता है, बौद्ध संघ के जो नियम दिए हुए हैं। सुत पिटक में क्या था, बौद्ध धर्म के विचार, उनकी शिक्षाएं, उनके जो जीवन की बातें थी उनका संग्रह था। और विनय पिटक मतलब जब इनका एक धर्म बन गया था महात्मा बुद्ध का, और उसके बाद में जब ये इनके वो चैत्य विहार बन गए थे, तो उनके अंदर कैसे प्रवेश लेना है, कैसे उसके अंदर रहना है, उस टाइप के बारे में जो बना था वो विनय पिटक बना था। और ये जो सुत और विनय पिटक बने थे ये पहली बौद्ध संगति के दौरान शायद बने थे। तो बुद्ध संघ के नियम, आचार विचारों और निषेधों का संग्रह है वो, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके 3 भाग आते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग है पातिमोक्ष, दूसरा भाग है खंदक और तीसरा भाग है परिवार। पातिमोक्ष क्या था, इसमें अनुशासन संबंधी विधि निषेधों प्रायश्चितों का संकलन है। इसे प्रतिमोक्ष भी कहते हैं कि अपने किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसका प्रायश्चित कैसे करना है। पातिमोक्ष, मोक्ष यानी मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, मोक्ष यानी अपने अपराधों को उनको खत्म करके और अपने मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही इसमें इसका नाम है पातिमोक्ष, मोक्ष यानी मोक्ष। तो जो अपने अपराध कर दिए उनका प्रायश्चित कैसे करेंगे। सुत विभंग, सुत्तों पर टीका। इसके 2 भाग है, महाविभंग और भिक्षुणी विभंग। इसमें प्रतिमोक्ष के 227 नियम पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं कि कैसे कैसे अपने पातिमोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है खंदक। इसमें महावग और चुल्लवग नाम के 2 भाग हैं। ये कुछ सुना सा लग रहा है, पता नहीं क्या था, कोई नहीं, आगे आएगा तब देखेंगे। खंदक, खंदक क्या है, इसमें महावग और चुल्लवग नाम के 2 भाग इसमें खंदक में बनाए गए हैं। उसके बाद में आता है परिवार। परिवार में विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर के रूप में दिया हुआ है कि कौन कौन से नियम है। जैसे कि गीता के अंदर श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होती है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि, अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं अपने परिजनों को मार सकता हूँ। और फिर श्री कृष्ण भगवान है वो उनके मतलब जो प्रश्न है उनके उत्तर देते हैं। वैसे ही इसमें विनय पिटक के अंदर क्या किया गया है, परिवार जो भाग है इसके अंदर विनय पिटक में क्वेश्चन टाइप से दिया गया है कि ये नियम का उल्लंघन कर दिया तो किस टाइप से अपने पातिमोक्ष प्राप्त करेंगे, इस नियम का उल्लंघन कर दिया तो किस टाइप से पातिमोक्ष करेंगे अपने। तो 3 भाग विनय पिटक के दिए गए हैं। एक पातिमोक्ष है यानी कि अपने जो किए गए अपराध है उनका प्रायश्चित कैसे करना है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। दूसरा है खंदक जिसमें कि महावग और चुल्लवग नाम के 2 भाग है। और फिर तीसरा है इसके अंदर परिवार। परिवार में विनय पिटक का जो सारांश है बेसिक वो दिया गया जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर की जो है शैली है सॉरी। उसके बाद में आता है अभिधम्म पिटक। ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, इसमें 7 ग्रंथ हैं, ये प्रश्नोत्तर के क्रम में है। अभिधम्म पिटक जो है वो भी इसमें क्या दार्शनिक सिद्धांत है। पहले में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी, विनय पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध के नियम थे, और अभिधम्म पिटक के अंदर दार्शनिक सिद्धांत है वो दिए गए हैं। तो इसमें 7 ग्रंथ हैं, ये भी प्रश्नोत्तर क्रम में है। 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लेते हैं। धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचती, कथा वस्तु, यमक और पट्ठान। ये 7 इनके भाग हैं। इनको अभी अपने याद नहीं करेंगे, एक बार रीड आउट कर लिया है। अभिधम्म पिटक 3 पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया, तो सुत्त पिटक, फिर उसके बाद विनय पिटक और लास्ट में आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। सुत्त पिटक से सुत्त से शिक्षाओं के बारे में है। और विनय, विनय नय यानी नियम, विनय पिटक में नियमों के बारे में संग्रह है। संस्कृत भाषा का प्रयोग है वो सबसे पहले अभिधम्म पिटक में मिलता है, क्योंकि जो इनकी लैंग्वेज होती है वो महात्मा बुद्ध की, वो पाली लैंग्वेज में इनके उपदेश दिए हुए हैं। तो शायद ये ग्रंथ है वो पाली भाषा में ही है, त्रिपिटक है। जबकि जो अभिधम्म पिटक है इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया है। अभिधम्म पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कथावस्तु, जिसको कथावस्तु भी कहते हैं। और इसकी कथावस्तु या कथावस्तु जो है इसकी रचना तृतीय संगति के समय में मोगलीपुत्तिस ने की थी। किसने की थी, कथावस्तु की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। और कब की थी, तीसरी बौद्ध संगति में। 4 बौद्ध संगतियाँ हैं वो हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अंदर अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे में थे साबकमीर, तीसरे में थे मोगलीपुत्तिस और चौथे में थे वसुमित्र। तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है और चारों के अंदर अलग अलग अध्यक्ष बताए गए हैं। ठीक है, तो तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी उस टाइम में
उस टाइम में कथावत्थु या कथावस्तु जो ग्रंथ है वो लिखा गया था मोगलीपुत्तिस ने, और ये अभिधम पिटक के ऊपर या अभिधम पिटक के अंदर ही इसके बारे में मेंशन है। उसके बाद में आता है इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध की निवारण प्राप्ति के बाद हुई। तो तीनों ही पिटक कब लिखे गए हैं? महात्मा बुद्ध की निवारण यानी कि उनकी डेथ होने के बाद लिखी हुई है। पिटक का मतलब होता है टोकरी, पिटक का मतलब होता है टोकरी, और त्रिपिटक है वो भी 3 बार थे। और त्रिपिटक है वो सबसे पहले त्रिपिटकों को पढ़ने का या खोजने का उस टाइप से श्रेय वो किसको जाता है? जिसका नाम था रोज क्या करते हैं? पीटते हैं, रोज डेविड्स। तो ये इनका नाम था। पाली भाषा के अन्य ग्रंथ हैं जैसे कि मिलिंद पन्हो है वो नागसेन के द्वारा रचित है। इसमें यवन राजा मिनेंद्र से ही नाम पड़ा मिलिंद पन्हो यानी प्रश्न होते हैं। तो मिलिंद के प्रश्न, मिनेंद्र और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। इसमें 7 सर्ग दिए हुए हैं, जिसके अंदर जो यवन राजा मिनांडर होता है वो बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछता है। वो सोचता है कि कुछ ही नहीं है ये धर्म, तो इस टाइप से वो काफ़ी इसके बारे में आलोचना करता है। और जब लास्ट में नागसेन है उनको संतुष्ट कर देते हैं अपने उत्तरों से, और उसके बाद में मिनांडर वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए इसमें मिलिंद पन्हो नाम से ये ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसके अंदर मिलिंद के प्रश्न हैं और जो कि नागसेन के द्वारा रचित है। उसके बाद में और पाली भाषा में ग्रंथ देखें तो मिलिंद पन्हो कौन सी लैंग्वेज में? पाली में। त्रिपिटक है वो भी पाली में है। जबकि अभिधम पिटक में पहली बार कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत लैंग्वेज का वर्णन मिलता है। उसके बाद में आता है दीपवंश और महावंश, ये सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं, यानी कि श्रीलंका के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के बारे में कुछ लिखा गया तो वो सिंहली अनुश्रुतियाँ मानी जाती हैं। इनकी रचना 4वीं-5वीं शताब्दी में हुई। इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी की अगर बात करें तो कहाँ मिलती है? दीपवंश और महावंश में। ठीक है, तो अभी अपने मोटा मोटा क्या देखा है देख लेते हैं। पीछे वाले पेज पे नहीं जाएंगे, यहीं पे देख लेंगे। 5 अपने निकाय देखे थे, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय और लघु निकाय, शायद ये था मध्यम निकाय, इस टाइप से करके 5 निकाय थे। जिसमें खुद्दक निकाय है ये जो है ये जातक कहानियाँ खुद्दक निकाय का भाग है। इसमें बुद्ध धर्म के पूर्वजन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। जातकों की रचना का आरंभ ईसा पूर्व 1ली सदी में हुआ था। जातक ग्रंथ है गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जातकों की संख्या 550 है और जातकों के अंदर क्या है? बुद्ध की काल्पनिक कथाएं हैं। इसके अलावा खुद्दक निकाय है उसके कई पार्ट माने जाते हैं, जिसमें एक थेरी गाथा भी है और धम्मपद भी खुद्दक निकाय का पार्ट है। धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। फिर विनय पिटक आता है। विनय पिटक में संघ के नियम, आचार विचार, उनके नियम निषेधों का संग्रह है। उसके बाद में आता है पाति। इसमें विनय पिटक के 3 पार्ट हैं, पातिमुख है, खंदक है और परिवार है। पातिमुख यानी कि मोक्ष प्राप्ति, यानी पाति यानी प्रायश्चित कैसे करें उसके बारे में इसमें बताया गया। अनुशासन, विधि, निषेध, कौन सा काम करेंगे तो गलत है, इस टाइप से। उसके बाद में आता है खंदक में महावग और चुलवग 2 भाग हैं। उसके बाद में आता है परिवार, ये विनय पिटक का लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर कृष्ण आंसर शैली के अंदर है वो सारांश इसका दिया हुआ है, जिसका नाम क्या? परिवार है। उसके बाद में विनय पिटक में बुद्ध और महावीर को समकालीन बताया गया है विनय पिटक में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में आता है अभिधम पिटक, ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। इसमें 7 ग्रंथ आते हैं और जिनमें से अपने को एक बार नाम रीड आउट कर लिए बहुत है। अभिधम पिटक है ये तीनों पिटकों में सबसे लास्ट में जोड़ा गया था और संस्कृत भाषा का प्रयोग है वो भी अभिधम पिटक में मिलता है। बाकी पिटक है वो पाली लैंग्वेज में है। अभिधम पिटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कथा वस्तु है। इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति के टाइम में किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने की थी। त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निवारण के बाद हुई थी। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। पाली भाषा के और सारे बौद्ध ग्रंथ है जो कि जैसे कि मिलिंद पन्हो है एक, मिलिंद के प्रश्न नागसेन के द्वारा रचित है। यवन राजा मिनेंद्र और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में बातचीत है। 7 इसके सर्ग दिए हुए। फिर आता है दीपवंश और महावंश, ये सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं। इनकी रचना क्रमशः 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई। इनमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी अपने को मिलती है। नेक्स्ट, संस्कृत में बौद्ध साहित्य। तो बाद में जब जैसे कि बौद्धों की लैंग्वेज मेन थी पाली और जैनों की मेन लैंग्वेज थी प्राकृत, जबकि बाद में इनका जो कुछ साहित्य है वो संस्कृत में भी लिखा गया, दोनों का ही। तो जिसमें बुद्ध कौन कौन से है जो कि संस्कृत में लिखे गए? तो महावस्तु और ललित विस्तार, इनमें महात्मा बुद्ध के जीवन, उनकी जीवनी का वर्णन मिलता है महावस्तु में और ललित विस्तार में। ललित विस्तार है वो वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। वैपुल्य सूत्र में बुद्ध के विस्तृत उपदेश दिए हुए हैं। ये उपदेश सुत्त पिटक की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। तो सुत्त पिटक में उनके उपदेश और उनकी शिक्षाएं हैं, जबकि इससे भी ज़्यादा विस्तृत कहाँ मिलता है अपने को वर्णन? वैपुल्य सूत्र ग्रंथ में मिलता है। और जिसके पार्ट कहाँ है? महावस्तु और ललित विस्तार जो इसके पार्ट है वैपुल्य सूत्र के।
अतः ये विपुल्य सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। किन्हें? महावस्तु और ललित विस्तार को विपुल्य सूत्र कहते हैं। विपुल्य सूत्रों में कुछ प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ भी आते हैं, जैसे कि अष्टसहस्र प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ एक फेमस है। सरधर्म पुंडरीक, सुवर्ष प्रभास, गौड़ व्यूह, तथागत गुहु गक और 10 भूमीश्वर समाधिराज। ललित विस्तार में प्राचीन भारत में प्रचलित 64 लिपियों का वर्णन है कि प्राचीन भारत में 64 लिपियां थी, जो कि ललित विस्तार में अपने को वर्णन देखने को मिलता है। अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं और उनके लेखक। तो अश्वघोष के 3 ग्रंथ आते हैं, बुद्धचरित, सौंदानंद और सारीपुत्र प्रकरण। अश्वघोष के 3 ग्रंथ है, बुद्धचरित, सौंदानंद, सारीपुत्र प्रकरण और एक चौथा भी है सूत्रालंकार। तो जो एक बुद्धचरित और सौंदरानंद जो है ये दोनों महाकाव्य शैली में लिखे गए हैं, जबकि सारीपुत्र प्रकरण जो है ये नाटक शैली में लिखा गया है। प्रकरण का मतलब एक टाइप से विस्तृत हो गया, कुछ तो नाटक हो गया। और ये दोनों बुद्धचरित और सौंदरानंद वो महाकाव्य हैं और सूत्रालंकार भी इनका ग्रंथ है। तो अश्वघोष के 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं? बुद्धचरित, सौंदानंद, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार। उसके बाद में बात करें वसुमित्र की, विभास शास्त्र। वसुमित्र का विभास शास्त्र। वसुबंधु के 3 ग्रंथ आते हैं, अभिधर्मकोश, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, वज्रछेदिका। वसुबंधु के 3 ग्रंथ हैं, अभिधर्मकोश कोश, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि और वज्रछेदिका। मैत्रेयनाथ हैं, उनके 3 ग्रंथ आते हैं, युगाचर भूमि शास्त्र, धर्म धर्मता विभंग और मनुष्यांत विभंग 3 आते हैं। पंचभूमि असंख्य है, अभिधर्म समुच्चय असंख्य है, महायान संग्रह और महायान सूत्रालंकार भी असंख्य है। आज आप एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको कोई बुक याद करनी होगी तो मैं थोड़ा ट्रिक वगैरह सोच करके आऊँगी, तो अभी के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप। माध्यमिक कारिका नागार्जुन का है, युक्ति षष्टिका नागार्जुन का है, शून्य सप्तति सहस्त्रिता नागार्जुन का है, विग्रह व्यावर्तनी नागार्जुन, अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र नागार्जुन का। तो ये ग्रंथ आप पीछे भी आया था, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र नागार्जुन का है। चतुशतक आर्यदेव का है, शांतिदेव का है, शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचर्यावतार। और शांति रक्षित का है तत्व संग्रह। शांति रक्षित का एक और है मध्यमिका अलंकार कारिका और दिग्नांग का है प्रमाण समुच्चय। बुद्धघोष का विशुद्धि मग जो है वो भी बुद्धघोष का है। समंत पासादि का बुद्धघोष का। सुमंगल विलासिनी भी बुद्धघोष का। ऊपर वाले जो थे वो अश्वघोष के थे, बुद्धचरित, सौंदानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये वाले 4 जो थे ये चारों किसके थे? अश्वघोष के थे। और अभी जो ये अपने बात कर रहे हैं नीचे ये वाले, ये जो ग्रंथ अपने हैं ये विशुद्ध मग, समंत पासादिका और सुमंगल विलासिनी, जिसमें कि सुमंगल विलासिनी ये काफ़ी फेमस है, तो ये विशुद्ध मग के है। ओके, तो यहाँ तक अपने कर लिया है। अभी नेक्स्ट पेज पे अपने बढ़ते हैं। जैन साहित्य के बारे में अपनी बात नहीं करेंगे, ये एक बार इतना ही कर लेते हैं। ओके, थैंक्स गाइज, आज के लिए इतना ही।